कैरियोटाइप वर्ड का मतलब है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर उनके क्रोमोसोम्स कैसे हैं। चावल के सेल के अंदर क्रोमोसोम्स कैसे हैं, मेरे सेल के अंदर क्रोमोसोम कैसे हैं, डॉग के सेल के अंदर क्रोमोसोम कैसे हैं, और एलिफेंट के सेल के अंदर क्रोमोसोम कैसे हैं, क्या डिजाइन है, कौन सा क्रोमोसोम कैसा है, कौन सा क्रोमोसोम कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कैसा है। और कैरियोटाइपिंग का एक और मतलब ये होता है लेबोरेटरी में कि जब मैं एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, जब मैं उनकी एक इमेज बनाती हूँ, जब मैं उनकी एक फोटो बनाती हूँ, ताकि मैं क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर भी स्टडी कर सकूं और क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट डिफेक्ट भी स्टडी कर सकूं, तो लेबोरेटरी में उसको भी हम कैरियोटाइपिंग या कैरियोटाइप बोल सकते हैं। लिखो, इट इज अ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, it is a set of chromosomes of individuals or species in a population, or species in a population. It is a set of chromosomes of individuals or species in a population, or species in a population. और फिर लिखो, in lab karyotyping is producing, जब मैं एक सेल के अंदर प्रेजेंट जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जैसे ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं और जिन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ये क्रोमोसोम्स पेयर में क्यों होते हैं? क्योंकि इनके आसपास एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को, एक जैसे जीन्स को कैरी करने वाले क्रोमोसोम्स को, ये कॉम्प्लेक्स एक साथ रखता है। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये कैसे प्रेजेंट हैं, कैसी लेंथ है, कैसी शेप है, ये सारा कुछ कैरियोटाइपिंग में देखा जाता है। तो इन लैब कैरियोटाइपिंग इज प्रोड्यूसिंग एन इमेज ऑफ individual chromosomes, an image of individual chromosomes, and it helps to find abnormality in chromosomes. It helps to find abnormality in chromosomes. It helps to find abnormality in chromosomes. Now the next question, जिसके अंदर मैं आपको वो फैक्टर्स पूछ रही हूं, ऐसे क्या क्या पहचान है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अलग अलग क्रोमोसोम्स की पहचान हो सकती है। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, लिस्ट 3 फैक्टर्स which make it possible, list 3 factors which make it possible to identify different chromosomes, to identify different chromosomes, to identify different chromosomes। 3 ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जिनसे हम अलग अलग क्रोमोसोम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला करते हैं बेटा, 3 फैक्टर्स जिससे हम लोग क्रोमोसोम्स को आइडेंटिफाई कर सकें। पहला फैक्टर, टोटल लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम की लंबाई एक जैसी नहीं होती। टोटल लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम की लंबाई एक जैसी नहीं होती। कोई क्रोमोसोम थोड़ा लेंदी होता है और कोई क्रोमोसोम शॉर्टर इन लेंथ होता है। तो कोई क्रोमोसोम लेंदी तब होगा जब उसके ऊपर जीन्स या नाइट्रोजन बेसिस के जेनेटिक ट्रिपलेट ज्यादा होंगे। कई क्रोमोसोम्स, जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लेंदियर माना जाता है और वाई क्रोमोसोम बहुत ही शॉर्टर माना जाता है। तो टोटल लेंथ ऑफ क्रोमोसोम पे डिपेंड, लेंथ ऑफ क्रोमोसोम पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कौन सा लेंदी और कौन सा शॉर्टर। दूसरा लिखो, आर्म रेशो। अभी हमने किया आर्म रेशो के बारे में कि अगर सेंट्रोमियर सेंटर में नहीं है तो एक आर्म छोटी हो जाती है, एक बड़ी हो जाती है, और अगर सेंट्रोमियर सेंटर में है
तो तकरीबन दोनों आर्म्स की रेशो सेम रहती है। तो हर क्रोमोसोम के अंदर आर्म्स की जो लेंथ होती है वो जरूरी नहीं है कि एक जैसी हो। तो इस बेसिस पे भी हम क्रोमोसोम्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर प्रेजेंस ऑफ सैटेलाइट रीजन्स। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हर क्रोमोसोम में नहीं होती। प्राइमरी तो है ही है, सेंट्रोमियर तो है ही है, लेकिन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हर क्रोमोसोम के अंदर नहीं होती। अब मैं अगला टॉपिक शुरू करवा रही हूँ, 12th क्लास। नेक्स्ट टॉपिक जिसके लिए मैं एक बार आपको कुछ दिखाना चाह रही हूँ। आई एम सच अ गुड गर्ल, आई अरेंज्ड एवरीथिंग हियर। ओके, ये देखिए बेटा, मैं आपसे बात करने लगी हूँ बी क्रोमोसोम्स की, या मैं आपसे बात करने लगी हूँ सुपर न्यूमेररी क्रोमोसोम्स की, या मैं आपसे बात करने लगी हूँ मार्कर क्रोमोसोम्स की। ये एक ह्यूमन पेशेंट है जिसकी बॉडी के अंदर नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, और जिसके अंदर 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स और एक 23rd पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी कि नॉर्मल कैरियोटाइप है। ये कैरियोटाइप है, क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर 1, होमोलोगस पेयर 2, होमोलोगस पेयर 3। तो ये एक नॉर्मल कैरियोटाइप है जिसके अंदर 22 क्रोमोसोम्स के पेयर यानी कि 44 क्रोमोसोम्स और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स यानी कि 46 क्रोमोसोम्स हो गए। लेकिन यहाँ दिख रहा है एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, दैट इज यानी कि ये एक बी क्रोमोसोम है। ये एक सुपर न्यूमेरिक क्रोमोसोम है जिसका कोई होमोलोगस पार्ट नहीं है, लेकिन कई बार ये क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन ये स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल होते हैं। ये वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं, ये फंक्शनली भी 0 होते हैं, और इनका प्रेजेंट होना हमारे अंदर जेनेटिकली कोई चेंजेस लेकर नहीं आता। तो ये एडिशनल क्रोमोसोम्स होते हैं। ये नॉर्मल ऑटोसोम्स के अलावा कुछ जर्नल दूसरे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कई बार मियोसिस के दौरान किसी ना किसी क्रोमोसोम के फ्रेगमेंट से, टुकड़े से बने रह जाते हैं। और ज्यादातर ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये हेट्रोक्रोमेटिक होते हैं। ये क्या वर्ड है हेट्रोक्रोमेटिक? इन 2 टाइप का होता है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। डिपेंड करता है कि डीएनए की पैकिंग घनी कहाँ है और हल्की कहाँ है। तो ये एरिया ज्यादातर हेट्रोक्रोमेटिन का एरिया होता है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा डार्क एरिया होता है शायद। हाँ, सुपर न्यूमेररी क्रोमोसोम्स के बारे में अब क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर, टॉक ऑफ सुपर न्यूमेररी क्रोमोसोम्स, या इन्हें हम लोग कहते हैं सुपर न्यूमेररी मार्कर क्रोमोसोम्स, या फिर हम इन कहते हैं बी क्रोमोसोम्स। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप थोड़ा सा भी इनके आगे की क्लासेस में, आगे की स्टडीज में डिटेल में जाएंगे ना, तो मार्कर क्रोमोसोम्स और बी क्रोमोसोम्स एक नहीं होते। वैसे मार्कर क्रोमोसोम्स वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स हैं जो वेरिएशंस में कुछ असर तो डालते हैं एवोल्यूशन के दौरान। बी क्रोमोसोम्स ऑलमोस्ट बेअसर होते हैं, जस्ट ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। इनमें लिखो, दे आर स्ट्रक्चरली abnormal chromosomes. They are structurally abnormal chromosomes. फिर लिखिए, these are additional chromosomes. These are additional chromosomes. These are additional chromosomes that are additional chromosomes other than normal chromosomes. These are additional chromosomes other than normal chromosomes. Additional chromosomes other than normal chromosomes. They do not synapse. They do not synapse as homologous chromosomes. इनका कोई पेयर नहीं है और ये साइनेप्सिस में पार्ट नहीं लेते,
और इनमें फंक्शनल यूनिट्स ऑलमोस्ट नहीं होते. They do not synapse as homologous chromosomes, and they are heterochromatic. And they are heterochromatic. फिर लिखो they are genetically unimportant. They are genetically unimportant and have no effect on phenotype. And have no effect on phenotype. And have no effect on phenotype. And they are present in many eukaryotes. And they are present in many eukaryotes. एग्जाम्पल है मेज में बी क्रोमोसोम्स एंड ड्रोसोफिला में भी बी क्रोमोसोम्स देखे गए हैं. बी क्रोमोसोम्स इन मेज एंड बी क्रोमोसोम्स इन ड्रोसोफिला. मेज के सेल्स में और ड्रोसोफिला के सेल्स में वी कैन स्पॉट आउट दीज क्रोमोसोम्स. अगला, what are salivary gland chromosomes? What are salivary gland chromosomes? salivary gland chromosomes को पॉलीटीन क्रोमोसोम्स भी कहते हैं. प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए. salivary gland chromosomes को पॉलीटीन क्रोमोसोम्स भी कहते हैं. और ये क्रोमोसोम्स ज्यादातर उन सेल्स में पाए जाते हैं, उन कीड़े मकोड़ों के और मच्छरों के सेल्स में पाए जाते हैं जो सेल्स सिक्रीशन से रिलेटेड होते हैं. और सिक्रीशन से रिलेटेड ज्यादातर दो सेल्स होते हैं हमारे अंदर भी और बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी. और वो है पहले वाला जो एक है सलाइवरी ग्लैंड के सेल्स जहां से वाटरी फ्लूइड या थूक निकलती है, और दूसरा है वो सिक्रीटरी सेल्स. जैसे कीड़े मकोड़ों के अंदर सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. तो ये वाले सेल्स के अंदर सलाइवरी ग्लैंड या पॉलीटीन क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. इन क्रोमोसोम्स में डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट तो करता है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेट करने के बाद अलग अलग सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता. डीएनए का अमाउंट बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम का साइज बढ़ता जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम डीएनए का ही बना है, लेकिन नए या न्यू सेल्स नहीं बनते और एक बहुत बड़ा क्रोमोसोम बन जाता है, बहुत बड़ा क्रोमोसोम. ये ज्यादातर ड्रोसोफिला के सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर पाया जाता है. लुक एट दिस. ये एक बहुत बड़ा सलाइवरी ग्लैंड के अंदर पाया जाने वाला क्रोमोसोम है, जिसके अंदर सेंटर जो है, जिसके अंदर सेंटर इज क्रोमोसेंटर, जिसके अंदर सेंटर है क्रोमोसेंटर. और इसके अंदर ये जो आर्म्स हैं, दीज आर क्रोमेटोनीमेटा आर्म्स. दीज आर क्रोमेटोनीमेटा आर्म्स. और ये जो क्रोमेटिड्स हैं, ये बहुत सारे क्रोमेटिड्स हैं जो लंबाई में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. बहुत सारा डीएनए रेप्लिकेट हुआ है, पर डीएनए सेग्रीगेट नहीं हुआ, अलग अलग सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ. ये देखिए, ये भी सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम या पॉलीटीन क्रोमोसोम्स हैं, और बीच में क्रोमोसेंटर है, और यहाँ पर अलग अलग उनकी लेंथ बताई गई है. जो क्रोमोसेंटर के आसपास जो क्रोमेटिड्स हैं, जो लंबाई में एक दूसरे के साथ आर्म्स जुड़ी हुई हैं, या जिनको हम क्रोमेटोनीमेटा बोलते हैं, उनकी लंबाई भी दिखाई गई है. दैट इज इट. अब इसके अंदर लिखिए, इनको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व करा था? इनको सबसे पहले ऑब्जर्व करा था, these were first observed by बाल्बियानी. इन्होंने इसको ऑब्जर्व करा था 1881 में, और इनको ऑब्जर्व करा था जब ये इंसेक्ट्स की स्टडी कर रहे थे. फ्लाइज हैं जिनके अंदर पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को अब तक स्पॉट किया गया है.
ड्रोसोफिला मैं आपको बता चुकी हूं. द अदर इज केरोनोमस एंड राइनकोस्कीरिया. ज्यादातर इन इंसेक्ट्स के अंदर, इन आर्थ्रोपोड्स के अंदर हम लोगों ने कुछ सिक्रीटरी सेल्स में इस टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स या पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को स्पॉट आउट किया है. लेकिन इनको सबसे पहले फाइंड आउट किया था बाल्बियानी ने 1881 में. एंड देन इन 1882, फिर 1882 में वॉल्थर फ्लेमिंग, 1882 में वॉल्थर फ्लेमिंग ने इनको अपनी बुक में मेंशन किया था. मेंशन देम इन हिज बुक. यानी कि 1882 तक भी कई जगहों पर, कई सिक्रीटरी सेल्स में इस टाइप के थोड़े लार्ज साइज क्रोमोसोम्स का पता चलने लग गया था. ओके, इनके बारे में लिखते हैं. इसमें लिखो these chromosomes are many stranded. बहुत सारे स्ट्रैंड्स नजर आ रहे थे हमें इन क्रोमोसोम्स के अंदर. बहुत सारी आर्म्स नजर आ रही थी. ये देखिए कितनी सारी आर्म्स नजर आ रही हैं. और जो आर्म्स हैं उनके अंदर एक पिक्यूलियर फीचर है कि कहीं से डार्क है, कहीं से लाइट है, कहीं से डार्क है, कहीं से लाइट है, कहीं से डार्क है, कहीं से लाइट है. सो आर्म्स. तो these chromosomes are many stranded. many stranded का मतलब होता है पॉलीटीन, इसलिए इन क्रोमोसोम्स को पॉलीटीन क्रोमोसोम्स भी कहते हैं. these chromosomes are many stranded. फिर लिखो these chromosomes have DNA concentration in form of dark bands and interbands. दो डार्क बैंड्स के बीच में जो लाइट एरिया है दैट इज इंटरबैंड. There are many longitudinal strands. बहुत लंबाई वाले लंबे लंबे longitudinal strands हैं जिन्हें कहा जाता है क्रोमेटोनिमेटा, which are called as क्रोमेटोनिमेटा. ये oversized chromosomes हैं. These are oversized chromosomes. These are oversized chromosomes in which there are repeated DNA replications. बहुत सारी DNA replications हैं जिसमें बहुत सारी DNA की replication हो रही है, लेकिन DNA replicate होकर segregate नहीं हो रहा. In which there are repeated DNA replications, but they remain synapsed together lengthwise. They remain synapsed together lengthwise. फिर लिखो also found in larval and pupal tissues of insects. लार्वा और प्यूपा की जो यंग वाली स्टेजेस होती हैं कीड़े की एडल्ट बनने से पहले, उसके लार्वल और प्यूपा के टिश्यूज के सेल्स के अंदर भी ये क्रोमोसोम्स देखे गए हैं. एंड इन माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स भी एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं इंसेक्ट्स के अंदर. कॉकरोच में आपने पढ़े थे. फिर लिखो these salivary gland chromosomes, ये जो बड़े साइज के क्रोमोसोम्स हैं, इनकी वजह से सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है. सेल डिवाइड तो हुआ नहीं होता, उसी में डीएनए रेप्लिकेट होता रहता है. These salivary gland chromosomes increase cell volume. They increase cell volume.